नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, बिहार में चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है और अब बारी है एग्जिट पोल की, यानी कि बिहार में क्या कुछ होने वाला है। बिहार में पहले 6 नवंबर को पहली वोटिंग होती है, उसके बाद 11 तारीख को दूसरी वोटिंग होती है और 14 तारीख को नतीजे आएंगे। हम आपको बता दें कि हम आपको जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वो अंतिम परिणाम नहीं है, यानी कि हमने सिर्फ कोशिश की है कि आखिरकार क्या कुछ संभावनाएं जो हैं वो वहां पर बिहार में दिख रही हैं। क्या एनडीए फिर से बाजी मारेगा या फिर महागठबंधन इस बार बाजी मार जाएगा, या नीतीश कुमार फिर से सीएम बनेंगे, या इस बार तेजस्वी जो है वो कुर्सी को पालेंगे। अपने आप में कुछ ये बड़े सवाल हैं और इन्हीं सवालों को लेकर आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस बार बिहार में सरकार किसकी बन रही है। और इसी विषय को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में वीरेंद्र राठी, जो कि राजनीति मामलों के जानकार है, वो हमारे साथ मौजूद है। राठी साहब, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, अगर हम बिहार को देखते हैं तो बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जेडीयू 101 पर, चिराग पासवान की पार्टी जो है वो 29 सीटों पर, और इसके अलावा जितना मांझी है, जिनकी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, ये दोनों ही 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं और कुल मिलाकर 243 सीटें हैं। अगर हम महागठबंधन को देखते हैं तो आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर जो है उभरी, एक कहें या फिर ये कहेंगे 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पर थी और इस बार 61 सीटों पर है। सीपीआई माले 20 सीटों पर है, सीपीआई 9 सीट पर है, सीपीएम 4 सीट पर है, मुकेश सहनी की पार्टी जो है वो 15 सीट पर है और आईपी गुप्ता की पार्टी 3 सीट पर चुनाव लड़ रही है। पिछली बार से कुछ बार इस बार चुनाव जो है वो थोड़ा अलग भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर हम वोटिंग की बात करते हैं तो सारे रिकॉर्ड जो है इस बार वोटिंग ने तोड़ दिए। 1998 में 64% से अधिक वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार वो रिकॉर्ड भी टूट गया। तो संकेत क्या है ये जो अधिक वोटिंग हुई है इस बार? ज्यादातर तो संकेत ये होता है, अगर वोटिंग ज्यादा होती है तो वोटिंग ज्यादा होने के 2 महीने हो सकते हैं। क्या एक तो सरकार की पॉपुलरिटी इतनी हो कि लोग उसके फेवर में मतदान के लिए घरों से बाहर ज्यादा संख्या में निकले। 20 साल से नीतीश कुमार जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो वो अलग प्रकार की वे हम इनके पक्ष में नहीं मान सकते। एक दूसरा कारण होता है कि सरकार से नाराजगी लोगों की बढ़ गई, 20 साल हो गए, तो विपक्ष ज्यादा वोटिंग का मतलब ये भी हो जाता है कि भाई कहीं कहीं बदलाव के मूड में जनता आ गई, तो एक ये रीजन हो सकता है। जैसे 2014 में हुआ था, 2014 में हुआ, और प्रदेशों के अंदर भी यही परंपरा रही है कि ज्यादा वोटिंग का संकेत होता है बदलाव का संकेत, यानी कि वर्तमान परिस्थितियों से जनता उब चुकी है, उनका आकलन ये निकलता है, या फिर उसके फेवर में आए। जैसे पंजाब के अंदर आप देखो कि कितनी % वोट हुई और एक तरफा आम आदमी पार्टी चली। दिल्ली के अंदर पहले चुनाव के अंदर ऐसा होता था, बाद में मतदान कम उसमें हुआ तो सरकार पलट फिर भी गई थी। तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग मुद्दे हैं। जहां तक आपने बात की कि जेडीयू की और खासकर आरजेडी, प्रमुख रूप से 2 पार्टियां हैं, गठबंधन में हर पार्टी चुनाव लड़ रही है। जहां तक तेजस्वी यादव का सवाल है, जो बात निकल करके आ रही कि उनका कैंपेन बहुत अच्छा चला और उन्होंने अपने भाषणों में ये खूब कहा भी कि मेरे एक हेलीकॉप्टर के पीछे मोदी जी ने 30 हेलीकॉप्टर लगा दिए। हर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, सारी दिल्ली की कैबिनेट के बिहार में आकर के डेरा डाले हुए हैं। तेजस्वी के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एक है कि वो अकेले 143 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार से 1 सीट कम है, 1 सीट कम है और 243 कुल सीटें हैं। लेकिन उनकी एक कमजोर कड़ी भी है। कमजोर कड़ी जो उनकी निकल करके आ रही है, जैसे आपने बताया कि सीपीआईएम है और अन्य छोटे दल हैं जिनमें कांग्रेस भी है। कांग्रेस का प्रदर्शन और कम्युनिस्टों का प्रदर्शन जो पिछले चुनाव में जिस प्रकार का रहा था बिहार के अंदर, वो प्रदर्शन अब की बार लगता है कि ये पार्टियां रिपीट नहीं करती। वैसे पिछली बार 70 सीटों पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी और तकरीबन 19 सीटें उन्होंने जीती थी, तो बड़ा गैप था, यहाँ पर बड़ा गैप था। लेकिन अब की बार जो है वो उस स्थिति में कांग्रेस बिहार के अंदर कम से कम नहीं। यही हालत कहीं कहीं कम्युनिस्टों की है। जिस बेल्ट में उन्होंने सीटें निकाली थी वो सीटें कुछ आज भी निकाल रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस अपना पिछला प्रदर्शन दोहरा देगी और कम्युनिस्ट और उनके सहयोगी दल पिछला प्रदर्शन दोहरा देंगे, तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव बिहार के अंदर मजबूत स्थिति में होंगे और सीएम की कुर्सी के काफी करीब होंगे।
जहां तक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की बात है, उसमें कोई भी शक को सुबह नहीं है कि जो दल सबसे ज्यादा सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रहा है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी में जेडीयू यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी वहां आएगी। ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हैं। 99% लोग मान करके चल रहे हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो तेजस्वी यादव की पार्टी जेडीयू यहां पे आएगी। लेकिन उनका सीएम बनने का सपना साकार तब हो सकता है तब उनके सहयोगी दल जो महागठबंधन के हैं उनके अंदर आरजेडी तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी जी आरजेडी के बाद उनके सहयोगी संगठन जो है जैसे कांग्रेस है भाई, कम्युनिस्ट उनके सहयोग में है, सीपीआई है और अन्य दल है, वीआईपी पार्टी है। तो वो अच्छा प्रदर्शन अगर पिछले चुनाव में जैसा प्रदर्शन उनका रहा था उन सीटों को भी अगर वो पालेंगे तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव सत्ता के गलियारों में पहुंच सकते हैं। डॉक्टर साहब एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में बिहार में जो है मुस्लिम वोटर्स हैं और बड़ी चाल जो है महागठबंधन ने चली भी है जिस तरीके से, तो क्या आपको लग रहा है कि जो बड़ा वोट बैंक है मुस्लिम का वो महागठबंधन के साथ जाएगा? वो तो देखो, आप किसी भी स्टेट के अंदर देखो, जो मुस्लिम वोट है वो मेजोरिटी में बीजेपी के खिलाफ जाता है। उनको दूसरा दल अच्छा है या कौन नेता है इस चीज से कोई मतलब नहीं है। उनको तो सिर्फ एक ही चीज है कि हमने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं करना। हालांकि कुछ लोग आज कर भी रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी की हम बात कर रहे हैं तो वो तो जाएगी इनके खिलाफ। इनको हराने वाला जो प्रत्याशी होगा, जो पार्टी होगी मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी, तो वो वोट बैंक तो उधर जाएगा, शिफ्ट करेगा। और तेजस्वी यादव को अब की बार जो बड़ा साथ मिल रहा है वो युवाओं का मिल रहा है, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं पहले आरजेडी की यानी कि महागठबंधन की, हम बाद में चर्चा करेंगे जेडीयू की और बीजेपी गठबंधन की। तो कोई ये बीच में ये ना माने कि हम केवल तेजस्वी यादव के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उसके ऊपर बीजेपी के ऊपर और नीतीश कुमार जी के ऊपर आएंगे इस चर्चा के बाद। तो उसमें सबसे बड़ा साथ जो युवाओं का मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है कि इन्होंने नारा दिया रोजगार का। और बेरोजगारी की समस्या ना केवल बिहार के अंदर बल्कि पूरे देश के अंदर है और हर नौजवान चाहता है कि उसको रोजगार मिले। जिस प्रकार से उन्होंने जनसभाओं के अंदर नारा दिया युवाओं को हम रोजगार देंगे, एकेडमी में जो बच्चे कोचिंग लेने वाले हैं वो भी इनके पक्ष में आए और युवाओं को चाहिए रोजगार। तो युवा जो है काफी मात्रा में, एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका नाम तो मैं नहीं लूंगा, उन्होंने बताया कि अगर मैंने 100 युवाओं से बात की तो करीब 80 युवाओं ने तेजस्वी को पसंद किया केवल रोजगार के मुद्दे पर। तो उन्होंने कहा कि 20 साल हमने नीतीश जी की सरकार देखी है और 20 साल के अंदर बदलाव आएगा तो रोजगार के अवसर पैदा करने की कह रहे हैं। हालांकि राजनेता अपनी बात के ऊपर कितना सत्ता मिलने के बाद खरे उतरते हैं नहीं उतरते हैं वो भविष्य के गर्व की बात है। और इसमें सबसे बड़ी जो बात है, इनके फेवर में एक बात और गई, एक बहुत बड़ा चर्चित एक मोकामा विधानसभा सीट रही है अभी बिहार की, कि जहां पर 2 प्रतिद्वंदियों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ और एक पार्टी के किसी समर्थक की वहां हत्या हो गई थी और दूसरी पार्टी के प्रत्याशी को जेल के अंदर भी जाना पड़ा। तो उस चीज का भी लाभ कहीं न कहीं तेजस्वी यादव को मिला है। मैं आपको थोड़ा यहाँ पर रोकना चाहूंगा, क्योंकि आपने देखा होगा जब वहां पर रैलियां हो रही थी तो बीजेपी एनडीए की तरफ से तो ये कहा यह गया था कि क्या आप लोग वो जंगल राज भूल गए हैं जो लालू के समय में था, तो क्या उसका नुकसान यहाँ पर होगा महागठबंधन को? देखो, वो तो कोई नई बात नहीं है, वो तो 20 साल पहले की बात है ना। 20 साल में तो लालू यादव का परिवार सत्ता से बाहर है, तो जंगल राज तो कब तक खत्म हुआ? अब तो सुशासन बाबू जवाब दें इसका। जो नीतीश कुमार जी को उन्होंने नाम दिया सुशासन बाबू का, तो ये जवाब देंगे ना कि 20 साल पहले का जंगल राज था तो जनता ने आपको चुना, अब 20 साल में आपने कितना बेटर बिहार को किया है। आज तो मतदान इसके ऊपर होगा, तो आज इसको कटघरे में लालू परिवार को थोड़ा किया जा सकता है। मोकामा के अंदर जो हुआ, जिस प्रकार से विरोधियों ने अपने मंचों से इस बात को उठाया है, तो इस चीज का कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी की पार्टी को, उसके गठबंधन को नुकसान हुआ है और लालू यादव के बेटे तेजस्वी को इसका फायदा हुआ है। और जहां तक कन्फर्म सी जो बात मान रहे हैं लोग, वो मान रहे हैं कि 30% वोट बैंक आज इसके पास जरूर है, तेजस्वी यादव के पास। और कयास ये है कि वो 30 से अगर 35% तक भी उनका पहुंच जाए, 5% की अगर वो बढ़ोतरी पा लें इस चुनाव के दौरान, जिस प्रकार की कंपेनिंग उनकी चली, तो वो कंफर्टेबल जोन में जा सकते हैं, बशर्ते जो उनके सहयोगी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो सीपीआई है, सीपीआईएमएल है,
जो ये पार्टियां हैं, ये कम से कम अपना पिछला प्रदर्शन अगर सही प्रकार से, जैसा पिछले दोहरा, अगर उस प्रदर्शन को दोहरा पाएंगे तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव उसके नजदीक जो है वो जा सकते हैं। और सरकार जो कंफर्टेबल जोन है, वो हर उसका मानना है कि 40 से 42% वोट जो दल पाएगा, जो गठबंधन पाएगा, निश्चित रूप से सरकार के अंदर तो वो जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है, क्या बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से जो महिलाओं के लिए 10,000 रुपए की मांग की गई थी, या सुशासन बाबू का जो नारा दिया जा रहा है वहां पर, या फिर जिस तरीके से कहा गया कि भाई अगर सरकार बनती है एनडीए की तो जो है नीतीश सीएम होंगे, तो क्या लोगों को इन वादों पर भरोसा है? अब बात कर लेते हैं बीजेपी गठबंधन की नीतीश कुमार जी के साथ। जो है, पहले चुनाव से पहले एक चर्चा चली कि नीतीश जी का क्रेज बिहार के अंदर कम हुआ है। उसका प्रमुख कारण यह माना गया कि 2-3 बार उन्होंने सत्ता में रह करके अल्टी पल्टी किया। कभी पहले लालू जी के पार्टी के साथ गठबंधन करके सत्ता में आए, फिर बीजेपी के साथ चले गए, बीच में बीजेपी का साथ छोड़ करके फिर तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन में आए, हालांकि मुख्यमंत्री बने वही, और उसके बाद फिर से बीजेपी के गठबंधन में गए। तो इसका कयास जनता ये लगा रही थी, आम वोटर ये लगा रहा था कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी की छवि के ऊपर एक दाग लगा है। कम से कम एनडीए गठबंधन के लिए एक प्लस पॉइंट रहा कि इस प्रकार का मुद्दा बिहार के अंदर नहीं चला। हालांकि पहले चुनाव के अंदर पलटू चाचा के नाम से तेजस्वी भाषणों में कहते थे, लेकिन इस प्रकार के शब्द अब की बात नहीं थे। दूसरा, जिस प्रकार से पहला जो चरण था, उस चरण तक कहीं न कहीं नीतीश से ज्यादा प्रचार तेज धुआंधार कहें या तेज तर्रार कहें, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे थे। लेकिन जो उनको महसूस हुआ कि नीतीश की भी आज उतनी ही इमेज है, वैसी ही छवि है, उनको साथ लेकर के चले और नीतीश जी एक मजबूत कड़ी इस चुनाव के अंदर एनडीए गठबंधन के लिए रहे हैं। सबसे बड़ी बात आपने कहा 10,000 रुपए महिलाओं को जो इन्होंने दिए हैं, उसका निश्चित रूप से इनको गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को फायदा मिलने वाला है। अब बात करें कि हर घर के अंदर महिला भी हैं, हर घर के अंदर नौजवान भी हैं। अब नौजवान को हमने जैसे बताया कि रोजगार के नाम पर उधर शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे परिवार भी हैं कि जिन परिवार के अंदर अगर 10,000 रुपए माहवार मिलना आरंभ हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ी आर्थिक सपोर्ट उनको मिलती है। तो उस चीज को भी वो लोग कहीं न कहीं मान करके चल रहे हैं। तो पलड़ा जो है वो भारी तो दिखाई दे रहा है चुनाव के अंदर एनडीए गठबंधन का। इसमें एक जरूर कड़ी कमजोर है। जैसा हमने कहा कि तेजस्वी यादव की अगर 100 सीटों के ऊपर कमजोरी है, 100 सीट कमजोर उनकी कौन सी हैं? 143 पे खुद लड़ रहे हैं, बड़ी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। जो सहयोगी पार्टियों को सीटें दी वो कमजोर कड़ी हैं। और एनडीए गठबंधन के अंदर 43 सीटें ऐसी हैं जो कमजोर कड़ी हैं एनडीए गठबंधन के लिए। उनमें प्रमुख रूप से जेडीयू 101 सीट के ऊपर चुनाव लड़ रही है, बीजेपी 101, भारतीय जनता पार्टी 101 पे लड़ रही है। चिराग पासवान के कोटे में जो सीटें गई हैं या 29 सीटें गई हैं, लेकिन 29 सीटों पर 1-2 जगह ऐसा भी है कि कैंडिडेट भाजपा का है, दल निशान दूसरा है, तो वो तो रहेंगी इनकी मजबूत। उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जितना मांझी जी हैं, 6 सीटों पर वो हैं, 6 इनकी 43 सीटें ऐसी हैं जो एनडीए गठबंधन के लिए कमजोर कड़ी है। तो उनके पास 100 सीटें कमजोर है, इनके पास 43 सीटें कमजोर है। डॉक्टर साहब, एक चीज जोड़ना चाहूंगा इसमें, जिस तरीके से जो रामविलास पासवान की पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो पहले कहा यह जाता था कि पासवान जो है मौसम वैज्ञानिक है, जिस तरफ वो जाएंगे वही पार्टी चुनाव जीतेगी। तो क्या वो समीकरण आज भी फिट बैठेगा? नहीं, देखो, बाप और बेटे में बड़ा अंतर होता है। रामविलास पासवान थे, ये एक मंजे हुए खिलाड़ी थे, ये तो फिल्मी दुनिया में गए थे, फिल्मी दुनिया से आए हैं, विरासत के तौर पर राजनीति चिराग पासवान जी को मिली है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो परिपक्वता इनके अंदर नहीं है। आज जब गठबंधन में वो चुनाव लड़ रहे हैं तो पीछे तो इनकी ऑडियो तक वायरल हुई थी कि भाई नीतीश कुमार जी की पार्टी के प्रत्याशियों को कहीं न कहीं कमजोर करो। इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज दिए हैं और वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर खूब कह रहे हैं। तो वो परिपक्वता कम से कम अभी तक इनमें नहीं आई है। एक विरासत के तौर पर चलो सांसद बन जाना या पार्टी को जीवित रखना है तो सीटें मांगेंगे गठबंधन में, अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे तो ये पार्टी जिंदा रहेगी, वरना कैसे रहेगी। लेकिन
कहाँ रामविलास पासवान जी और कहाँ चिराग पासवान जी, दिन रात का अंतर। डॉक्टर साहब, जादुई आंकड़ा है 122 का, 243 सीटें कुल हैं, तो आपको क्या लगता है कि महागठबंधन इस तक पहुंचेगा या फिर एनडीए जो है वो इस तक पहुंचेगा, इस आंकड़े तक? संभावनाएं जैसा मैंने बताया, मेरा वैसे तो तकरीबन आप एग्जिट पोल देखोगे तो हर वो कह रहा है कि भाई एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। अगर हम सट्टा बाजार को लेते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पलड़ा भारी जो है बहुत से एनडीए का एग्जिट दिख रहा है। पोल भी टीवी चैनल भी उनको दिखा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना फिर भी है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मैं मानता हूं कि तेजस्वी यादव की पार्टी बन करके आएगी। सब तो पिछली बार भी थी, बड़ी पार्टी थी, पिछली बार भी थी, फिर भी उन्होंने सीएम का पद छोड़ा, नीतीश कुमार जी को बनाया, सरकार के होते में ज्यादा सीटें जीत करके आई थी। लेकिन अगर बार बार मैं यही चीज पर जोर दे रहा हूं कि उनके सहयोगी दल जैसे कांग्रेस है या सीपीआई है या और अन्य दल हैं, वो दल अगर अपना पिछला प्रदर्शन दोहरा पाए तो आप ये मान करके चलियो कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के नजदीक तेजस्वी यादव भी हो सकते हैं, हो सकते हैं। पलड़ा भारी है एनडीए का, लेकिन वो तेजस्वी यादव के सहयोगी, महागठबंधन के सहयोगी जो हैं, आरजेडी से अलग पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं, अगर वो पार्टियां अपना प्रदर्शन दोहरा पाई, अच्छा कर पाई, तो तेजस्वी यादव सीएम की कुर्सी के बिहार के काफी नजदीक खड़े हुए उनको देख रहा हूं। लेकिन पलड़ा भारी लग रहा है आज एनडीए गठबंधन। सब आप जो फाइनल आंकड़ा बताएं उससे मैं पहले थोड़ी आपसे जानकारी चाहूंगा। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक नैरेटिव सेट किया पूरे देश में कि बीजेपी वोट चोरी करती है, और कुछ समय पहले बिहार में जो यात्रा भी निकाली गई थी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मिलकर यात्रा निकाली थी, तो क्या उसका प्रभाव भी इस वोटिंग पर पड़ेगा, चुनाव के नतीजों पर पड़ेगा, वोट चोरी और यात्रा का? देखो, वोट चोरी के नारे तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के खिलाफ बिहार के अंदर लगे, और जिस प्रकार से हमने वहां के शायद वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे जिनकी गाड़ी के ऊपर गोबर वोबर फेंका गया था, विरोध तो भारतीय जनता पार्टी के जब डिप्टी सीएम तक का वहां हो रहा है, और इस हालत में हो रहा है कि वो अधिकारियों को फोन करके हड़का रहे हैं, अपने गनमैन से कह रहे हैं क्या तुम कैसे बॉडीगार्ड हो जब फायर नहीं कर सकते, गोबर से तुम्हारी जैकेट कपड़े सने पड़े। तो हालात तो विरोध के हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी भी और तेजस्वी यादव भी सीएम की कुर्सी के काफी बगल में खड़े हैं। पहली बार सीएम बन सकते हो, पहली बार हो सकता है। राजनीति संभावनाओं का खेल है, नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने जिस प्रकार से चुनाव लड़ा, पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ा है, कोई उनका कैंपेन भी बड़े सिस्टम से उनकी चली है। हाँ, ये जरूर है कि भाई सीएम तो एक बनना है, कुर्सी सीएम की एक है, दो नहीं है। लेकिन पलड़ा भारी जिस प्रकार से चर्चाएं हैं कि भाई नीतीश कुमार जी का है, एनडीए गठबंधन का है, लेकिन महागठबंधन का जिस प्रकार से तेजस्वी जी ने लीड किया है वो काफी कमजोर अवस्था में नहीं थे, बराबर की टक्कर है। मैं तो 50-50 मान करके चल रहा हूं। अगर फाइनल बात मेरे से पूछो कि क्या रहने वाला, मैं तो 50-50 चांस दोनों गठबंधनों के लिए मान करके वहां चल रहा हूं कि इतना ही चांस नीतीश कुमार जी का है और बीजेपी गठबंधन का है, और यही महागठबंधन का है। डॉक्टर साहब, आप अगर आपसे पूछा जाए कि आंकड़ा कितना दोगे कि 243 सीटें हैं वहां पर, तो क्या लग रहा है आपको, कितनी सीटों पर महागठबंधन जीतेगा और कितनी सीटों पर एनडीए जीत सकता है? देखो, गठबंधन की जहां तक आंकड़े की बात है, हरियाणा के अंदर करीब 0.5% वोट से सत्ता परिवर्तन हुआ। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई, कांग्रेस रह गई। तो जब इतना बड़ा सिस्टम जहां होता है, बहुत बड़ा स्टेट है, हम उसके टच में नहीं रहे, ना कभी मैं बिहार गया हूं, ना कभी आप जा पाए हैं, तो इतने बड़े स्टेट की सीटों का आकलन नहीं कर सकते। ना कुछ जिलों को हम जरूर जानते हैं कि भाई वो है उसकी या भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है, उसकी ऐसी है, तो वहां अनेक प्रकार के सिस्टम हैं। वैसे कहीं नदियां लगती हैं, कहीं मछुआरों का इलाका है, कहीं मल्लाहों का इलाका है, तो पूरे भौगोलिक परिस्थिति जब हमें उस इलाके की नहीं, तो आंकड़ों की नहीं कह सकते। लेकिन ये 50-50 मैच है। सिक्का किसी भी तरफ उछाल के देखोगे तो हेड और सिर दोनों टेल जो है बराबर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो महागठबंधन ने जिस उम्मीद के साथ चुनाव लड़ा है, क्योंकि महागठबंधन का बहुत कुछ निर्भर है बिहार चुनाव के ऊपर, और भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए गठबंधन है उसका भी भविष्य का इस चुनाव के ऊपर काफी निर्भर है। अगर आज एनडीए की सरकार वहां आ गई तो समझो विपक्ष को पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा
झटका लगने वाला है। ये आगे बंगाल और पंजाब में बंगाल है, पंजाब का चुनाव है, होने हैं। फिर यूपी का चुनाव आ जाएगा 1-1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद। अगर ये महागठबंधन की जीत यहाँ हो गई तो एक तरह से गठबंधन के अंदर बहुत जान आ जाएगी और आने वाले जो चुनाव होंगे प्रदेश के किसी भी प्रदेश के अंदर, वहां महागठबंधन के उम्मीद भरी निगाहों से लोग देखेंगे। तो डॉक्टर साहब, क्या हम ये मान सकते हैं कि बिहार में महागठबंधन का पलड़ा भारी है? अगर महागठबंधन वहां से जीतता है तो एक नैरेटिव जो है देश में वो सेट होगा कि आज भी जो है विपक्ष जिंदा है। बिल्कुल होगा, और बड़ी तगड़ा चुनाव विपक्ष ने वहां लड़ा है। हरियाणा प्रदेश के आप देखो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, मंत्री थे, वो सारे बिहार के अंदर थे, पूरे देश से थे। और प्रदेश के अगर कांग्रेस के नेताओं की भी आप देखोगे तो इनकी भी वहां ड्यूटियां लगी हुई थी। तो दोनों गठबंधनों ने सिंसियरिटी से वहां चुनाव लड़ा है। देखो, हार जीत तो एक की होनी है भाई, एक हारेगा, एक दल गठबंधन हारेगा, एक को जीत मिलेगी, एक सत्ता में जाएगा, एक सत्ता से बाहर रहेगा। लेकिन दोनों महागठबंधनों ने पूरे ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ा। अगर कहीं कोई गठबंधन के अंदर कोई कमियां थी तो वो कमियां नजर आई। चिराग पासवान जी के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो कहीं न कहीं विरोध करते नजर आए नीतीश कुमार के कैंडिडेटों का। और ऐसे देखें, महागठबंधन के अंदर भी 8-9 सीट ऐसी भी हैं जहां फ्रेंडली चुनाव हो रहा है। 254 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कुल सीटें 243 हैं, 143 पे लड़ रहे हैं लालू जी के बेटे, उनकी पार्टी। और कांग्रेस को जहां गठबंधन में सीटें मिली थी वो उनसे 5-7 सीटों पर ज्यादा लड़ रहे हैं। तो वहां कह रहे हैं कि हमारा ये फ्रेंडली मैच है भाई। तो कमियां तो थोड़ी मोटी उधर भी हैं, कमियां उधर भी हैं। इसका फायदा कहीं ना कहीं विपक्ष को मिल सकता है। विपक्ष को मिल सकता है। चिराग पासवान के तो मैंने जैसे बताया कि ऑडियो वायरल हुई, और आखिर के दिनों में तो चर्चा ये भी है कि भाई नीतीश जी को मनाने पहुंचे हैं कहीं भाजपा के दिग्गज नेता या उनके सहयोगी चंद्रबाबू नायडू जी। तो किस लिए कि कहीं न कहीं थोड़ा सा कमजोर कड़ी लगी तो ही ना। तो समस्या ये है। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं तस्वीर जो है वो 14 तारीख को फाइनल होगी, जब फाइनल नतीजे आपके सामने आएंगे। ये केवल एग्जिट पोल है, यहाँ पर केवल अनुमान लगाया गया है कि आखिरकार संभावना क्या दिख रही है बिहार में, किसकी सरकार बन सकती है। क्या फिर से एनडीए रिपीट होगा या पहली बार तेजस्वी यादव जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो पूरे देश की नजरें इस बात पर टिकी हुई है। हमने केवल और केवल अनुमान लगाया कि आखिरकार इस बार चुनाव में जो है महागठबंधन का पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन यहां पर कांटे का मुकाबला है और ऐसे में कोई भी जो है पार्टी चुनाव जीत सकती है। तो फाइनल नतीजों के लिए आपको 14 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा और उसी दिन फाइनल हो पाएगा कि आखिरकार कौन चुनाव जीत रहा है और कौन चुनाव हार रहा है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए रक्षा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।